हेलो एवरीवन। कल जो हमने आधा छोड़ा था उसके बाद का हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शंस होने थे और जो सीट्स अलॉट कर दी गई थी, तो मैंने आपको वो सब बता दिया था। एक बारी फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि 292 जो मेंबर स्टेट्स थी, उनको सीट्स थी, उनको कहाँ से इलेक्ट किया गया था? 11 प्रोविंसेस से इलेक्ट किया गया था। और प्रोविंसेस के मैंने आपको नाम भी बता दिए थे, जो कि मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, विंध्य भारत, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस, असम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब और सिंध थी। और 4 जो थी वो चीफ कमिश्नरीज थी, जिनको इलेक्ट किया जाता था दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान से। इसके बाद इलेक्शन स्टार्ट होते हैं। जो इलेक्शन शुरू हुए थे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितनी सीट्स जीती थी? 208 सीट्स को जीत लिया था। मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स को, और बाकी जो इंडिपेंडेंट सीट्स थी वो कितनी थी? 15 सीट्स थी। और जैसे कि 389 तो टोटल सीट्स थी, उसमें से जो 90 सीट्स वो प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थी, बट प्रिंसली स्टेट्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर रहना ही सही समझा। वो सोचते थे, प्रिंसली स्टेट जो थे वो सोचते थे कि जो हमारी अभी जो स्टेट्स है वो किंग के अंडर है, यानी कि हमारे अंडर किसका रूल चल रहा है? किंग का रूल चल रहा है। जैसे ही अगर हमने पार्टिसिपेशन लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो फिर हमारा जो पावर्स है वो लिमिट हो जाएगी, तो हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो प्रिंसली स्टेट जो थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड इन नवंबर 1946। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर बनी थी, और कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? 1946 में आया था। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट किया और कहा कि ये पोस्ट डेटिक चेक है। अब मैं आपको क्रिप्स मिशन के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो क्रिप्स मिशन जैसे आया था, तो एक प्रोपोजल था, उसमें बोला गया था कि आपका हम कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे, बट आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद ही हम आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे, ऐसा ब्रिटिशर्स ने कहा था। तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट होते हुए कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। ओके, देन इसकी टोटल सीट्स हैं, जैसे हमने आगे पढ़ा था 389। जो वोटिंग मेथड था, आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि वोटिंग मेथड कौन सा था? वो था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, या फिर उसको हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन, डेट इज जो हम प्रेसिडेंट को चुनने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन स्टार्ट हुए जुलाई अगस्त 1946 में, और इस इलेक्शंस को, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शंस हो रहे थे, इसको बहुत सारे क्रिटिसिज्म को भी फेस करना पड़ा था। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिटिसिज्म क्या फेस करना पड़ा था? कुछ कहते थे कि एक पार्शली इलेक्टेड है या पार्शली नॉमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। इस असेंबली में सारे जितने भी उस टाइम पे लीडर्स थे या इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी इंडिया की, उन सब ने हिस्सा लिया था। बट 2 ऐसे आदमी हैं जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, जिसमें आ जाते हैं महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपको इन दोनों के नाम याद रखने हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो 2 फेमस पर्सनालिटी जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया था वो कौन थे? MK गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना। आपको इन दोनों के नाम याद रखने हैं। इन दोनों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिस्सा नहीं लिया था। आगे हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनना शुरू हुआ था, इसकी फर्स्ट मीटिंग कब शुरू हुई थी? फर्स्ट मीटिंग कब शुरू हुई थी? दिसंबर 9, 1946। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1946 में इसकी फर्स्ट मीटिंग जो थी वो हेल्ड हुई थी। मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग को बायकॉट किया था, बिकॉज वो हमेशा से क्या चाहते थे कि उनको एक सेपरेट स्टेट चाहिए, पाकिस्तान। तो इसीलिए इन्होंने जो इसकी फर्स्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इसको बायकॉट किया था। इस मीटिंग को 211 मेंबर्स ने अटेंड किया था। ये भी याद रखिएगा, आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फर्स्ट मीटिंग जो थी वो कब हेल्ड हुई थी और कितने मेंबर्स के द्वारा उनको इलेक्ट किया गया था और अटेंड किया गया था। तो 211 मेंबर्स जो थे उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया था। 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, जो ओल्डर मेंबर थे, उनको इलेक्ट किया गया एज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। और ये एक फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करके, फ्रेंच प्रैक्टिस क्या था कि जो फ्रेंच के लोग थे वो क्या करते थे, जो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन में से वो इलेक्ट करते थे
अपना जो उनका हेड होता था ओल्डेस्ट पर्सन में से ही इलेक्ट करते थे, वैसे ही ये प्रैक्टिस फॉलो की गई ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब फ्रेम हुआ था। तो इन्होंने टेम्परेरी जो प्रेसिडेंट अपना असेंबली का इलेक्ट किया, इन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा को ही इलेक्ट किया बिकॉज वो एक ओल्डेस्ट मेंबर थे। अब उसके बाद जैसे 9 दिसंबर 1946 में सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट असेंबली का इलेक्ट किया। 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर दिया गया था प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली, यानी कि जो सच्चिदानंद सिन्हा था वो सिर्फ 2 दिन के लिए ही प्रेसिडेंट बने थे असेंबली के। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर दिया गया था प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। तो आपको इनका नाम याद रखना है। एंड सेकेंडली एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी, इनको इलेक्ट कर दिया गया था एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो असेंबली हुई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, उसके कितने वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके 2 वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, एक एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। और एक बी.एन. राव अपॉइंट कर दिए गए थे एडवाइज़र, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र किनको अपॉइंट कर दिया गया था, बी.एन. राव को। बी.एन. राव को अपॉइंट किया था एज ए कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र। सो आपको याद रखना है, फर्स्टली 9 दिसंबर 1946, मैंने डेट के अकॉर्डिंग ही लिखा है तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा एज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली एंड 11 दिसंबर 1946 एज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। एंड 2 जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी.एन. राव इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द असेंबली। सो ये है 13 दिसंबर। अब हम पढ़ेंगे अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आया था 13 दिसंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू ने एक हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था असेंबली में। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या, 13 दिसंबर 1946 को एक रेजोल्यूशन आता है जिसको हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स एंड फिलॉसफीज़ की बात की है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ज़्यादातर बात की गई है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन चीज़ों पे बेस्ड होना चाहिए। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ही इसके बारे में बात की है। सो इसके बाद इन्होंने इसमें क्या बोला था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कि इंडिया क्या है, इंडिपेंडेंट है, सॉवरन है, रिपब्लिक है, ठीक है, और अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकती है। टेरिटरीज दैट कंप्राइजेज ब्रिटिश इंडिया, और जितनी भी टेरिटरीज हैं जिसमें ब्रिटिश इंडिया है या फिर वो टेरिटरी जो कि इंडिया का पार्ट बनना चाहती हैं या फिर बाहर की जो टेरिटरी जो इंडिया का ही हिस्सा बनना चाहती है वो इसमें आ सकती है और इंडिपेंडेंट है, सॉवरन है इंडिया के लिए, और इंडिया सबको एक साथ ही रखता है। सारी जो पावर्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो सॉवरन इंडिपेंडेंट हैं और वो लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है। और क्या इसमें गारंटी किया गया कि हमारे को लोगों के राइट्स को सिक्योर करना है, लोगों के राइट्स को सिक्योर करना है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस या अपॉर्चुनिटी की बात की है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। सेफ गार्ड करना है माइनॉरिटीज़ के राइट को, बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज के लोगों का, एंड इवन डिप्रेस क्लासेस के राइट्स को भी क्या करना है, सेफ गार्ड करना है। तो ये सब जो चीज़ें थी ये किस में बताई गई थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताई गई थी बाय नेहरू। सॉवरन राइट्स होंगे, ओवर लैंड पे, सी पे, अकॉर्डिंग टू द जस्टिस एंड लॉ ऑफ द सिविलाइज्ड नेशन। और ये जो रेजोल्यूशन है इसको अडॉप्ट कर दिया गया था 22 जनवरी 1947 में, इसको अडॉप्ट कर दिया गया था। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो आया कब था, 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। और इस रेजोल्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स या फिलॉसफीज़ के बारे में बताया गया है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरीके का होना चाहिए। तो पास कब हुआ था, इसको अडॉप्ट कब किया था, जनवरी 22, 1947 में। 28 अप्रैल 1947 में जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि उनकी जो सीट्स थी उन्होंने खाली रखी थी बिकॉज वो नहीं चाहते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनना। वो ये नहीं चाहते थे कि हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाएं
ठीक है। तो 28 अप्रैल 1947 में क्या हुआ था, जो प्रिंसली स्टेट्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं बनी थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन कर दिया था। तो आपको डेट याद रखनी है, 28 अप्रैल 1947 को कौन ज्वाइन हुआ था, प्रिंसली स्टेट ज्वाइन हुई थी, जिन्होंने पहले इस बार इसके लिए मना कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट भी दिया है, जैसे कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है, सारी पावर्स जो है वो लोगों के द्वारा ही चुनी जाएगी, जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट और सॉवरन है, फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन है, सेफगार्ड करना माइनॉरिटी ट्राइबल बैकवर्ड एरियाज़ के राइट्स को, और वेलफेयर एंड हमने इन सब पीस एंड वेलफेयर को क्या करना है, प्रमोट करना है। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट कर दिया गया था, और उसको माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। 3 जून 1947 को इसके जो ये वॉइसरॉय थे इंडिया के, इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया था पार्टीशन प्लान को, यानी कि इंडिया एंड पाकिस्तान का जो पार्टीशन हो रहा था उसको, उस प्लान को लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कर दिया था, एक्सेप्ट कर दिया था 3 जून 1947 को। तो आपको ईयर एंड डेट दोनों याद रखनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टाइमलाइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे मैंने आपको एक टाइमलाइन बता रही हूँ जिससे आपको एक इजीली जो है ये स्ट्रक्चर अच्छे से याद हो जाएगा। फर्स्टली हमने पढ़ा 6 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी कहाँ पे, सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट के। फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एड्रेस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि फर्स्ट पर्सन कौन थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस किया था, तो वो थे JB कृपालनी। ओके, टेम्परेरी जो प्रेसिडेंट थे जो 9 दिसंबर 1946 को ही चुने गए थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, एंड 11 दिसंबर 1946 को जो प्रेसिडेंट चुने गए थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। वाइस चेयरपर्सन जो थे वो कौन थे, HC मुखर्जी। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर BN राव। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया गया था नेहरू के द्वारा, जिसमें बताया गया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर दिया गया था कि जो हमारा आने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन चीज़ों पे बेस्ड होना चाहिए। देन 22 जनवरी 1946 को, 1947 में ये 7 है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर दिया गया था। 2 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर दिया गया था। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंट मिल गया था। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी अडॉप्टेड, ड्राफ्टिंग कमेटी बिठाई गई ताकि हम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर सकें, विद BR अम्बेडकर जो थे उनके चेयरमैन थे, और उनके 6 बाकी अदर मेंबर्स भी थे। तो आपको याद रखना है BR अम्बेडकर को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, बिकॉज ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये है BR अम्बेडकर। तो बाकी इनके जो मेंबर्स हैं जैसे अलादीन कृष्ण स्वामी, इससे पहले आपको नीचे एक चीज़ दिखानी है, जैसे BR अम्बेडकर चेयरमैन, एन गोपाला स्वामी अयंगर, आपको इन सबके नाम याद रखना है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, एन माधवा राव, इन्होंने रिप्लेस किया था BL मित्तर को बिकॉज वो थोड़ा बीमार रहते थे तो इसलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तो माधवा राव ने रिप्लेस किसको किया था, BL मित्तर को। TT कृष्णमाचारी ने रिप्लेस किया था DP खेतन को, जो कि 1948 में ही जो मर गए थे। फर्स्ट ड्राफ्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का था उसको कब पब्लिश किया गया था, फरवरी 1948 में। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का एक जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिबेट्स हुई थी जिसमें 165 डेज लगे थे, जैसे कि दिसंबर 9 1946 से 24 जनवरी 1950 तक का टाइम पीरियड था। प्रीलिमिनरी स्टेज जो थी उसमें दिसंबर 9 से लेके 1946 से जनवरी 27 1948 तक थी, जिसमें कमेटी बिठाई गई थी अबाउट द कि यूनियन को कैसे पावर मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ स्टेजेस हैं जिसमें बताया गया था फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन स्टेजेस में क्या बोला गया था कि हमने जो कमेटीज बिठाई जा रही है उसमें जो पावर्स ग्रांट करनी थी हर एक को, जैसे यूनियन पावर है, फंडामेंटल राइट्स है, माइनॉरिटी राइट्स हैं, बैकवर्ड
एरियाज़ के लोगों के राइट्स हैं, उन सब के बारे में बात करने के लिए ये कमेटीज़ बिठाई गई थी। तो फर्स्ट स्टेज जो थी वो कब से कब तक थी? 4 नवंबर 1948 से नवंबर 9, 1948, 46 डेज के लिए ये कमेटी बिठाई गई थी। देन सेकेंड रीडिंग में 15 नवंबर 1948 से अक्टूबर 17, 1949 तक, जो 101 डेज के लिए थी, जिसको क्लॉज बाय क्लॉज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको डिस्कस किया जा रहा था। थर्ड रीडिंग जो थी 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 तक थी। ये जो थी असेंबली, इन्होंने थर्ड रीडिंग के बाद ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्हें उसे एनेक्ट कर दिया गया था ऑन 26 नवंबर 1949 में ही। सो ये थी रीडिंग कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था कि उसके बारे में रीडिंग करनी थी, तो इन्होंने क्या किया था, एक डिबेट ऑर्गेनाइज की थी अकॉर्डिंग टू मंथ्स। तो जैसे कि फर्स्ट में थी प्रीलिमिनरी स्टेज जो दिसंबर से लेके जनवरी 1948 तक थी। तो ये जो डेट्स थी इसमें इन चीज़ों के बारे में ही बात की जा रही थी। हाईएस्ट पार्टिसिपेशन वुमेन का भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहा है। जैसे कि हम अभी बात करें, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिठाई जा रही थी, हमारे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिठाई जा रही थी इसमें वुमेन को भी इक्वल राइट्स दिए जा रहे थे, वुमेन की पार्टिसिपेशन को भी देखा जा रहा था। जैसे कि जी दुर्गा बाई जो थी, इनका हाईएस्ट रोल रहा है, इनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। इन्होंने वुमेन के लिए 23,000 वर्ड्स बोले हैं जुडिशरी को, ठीक है। जैसे जुडिशरी का कोई लॉ बन रहा था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें जी दुर्गा बाई का ज़्यादा रोल रहा है, बिकॉज इन्होंने वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा ही बोला है, ठीक है। हंसा मेहता और रेणुका राय जो थी, उनका पार्टिसिपेशन था ऑन जस्टिस फॉर वुमेन इन इंडिया। जो हंसा मेहता एंड रेणुका राय जो थी, इन्होंने भी वुमेन के जस्टिस के लिए बात की है। और इसमें कितनी इंक्लूड थी वुमेन? 15 वुमेन जो थी वो इंक्लूडेड थी असेंबली में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, आपको जी दुर्गाबाई का नाम याद रखना है, हंसा मेहता एंड रेणुका राय का नाम याद रखना है, बिकॉज इनका बहुत ज़्यादा ही पार्टिसिपेशन रहा है अबाउट द वुमेन राइट्स इन इंडिया। सो हैव ए लुक ऑन दिस कि यहाँ पे जो वुमेन थी उनका कौन कौन सी जो वुमेन थी जिनका पार्टिसिपेशन रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ये दुर्गाबाई देशमुख हैं, राजकुमारी राय, रेणुका राय, लीला रॉय, बेगम अलिजल रसूल, हंसा मेहता, अम्मू स्वामीनाथन। सो ये वुमेन्स जो हैं, ये सब जो हैं, ये इनका रोल रहा है इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिन्होंने हेल्प किया है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। सो आपको इन ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं इनके नाम भी अच्छे से याद रखने हैं। एंड जो ये डिबेट्स की डेट्स हैं इनको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहा है जी दुर्गाबाई का, क्योंकि इन्होंने वुमेन के लिए 23,000 वर्ड्स बोले हैं इन द जुडिशरी। सो होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड बाय बाय।